एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगिस। तो जैसा कि हमारा साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी में आज हमारा रहने वाला है ये पार्ट 3 एंड इसके पहले भी 2 पार्ट्स आ रखी हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है एंड अगर आपने नहीं देखी है देन डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है एंड इन डिटेल। सो आप देख लेना उसे बिकॉज उस पर ना जनरली क्वेश्चंस बनते हैं उन सारी चीज़ों पे। तो चलिए आज का हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है। सो दिस इज ये ऐसे होगा हमारा, ये होगा सिलिकन एंड ये रहेगा हमारा इसका एटॉमिक मास एंड नीचे रहेगा एटॉमिक नंबर इसका। देन हमारा ये फॉस्फोरस, इसका रहेगा एटॉमिक मास एंड इसका ये एटॉमिक नंबर। देन हमारा ये सल्फर, ऊपर है इसका एटॉमिक मास एंड नीचे है इसका एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये कोई भी एलिमेंट है मान लो एक्स, तो इसका ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है इसका एटॉमिक मास एंड नीचे होता है इसका एटॉमिक नंबर, राइट। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो देखी है ना, तो वो यहीं पे हेल्प करेगी बिकॉज हम लोग इस क्वेश्चन को आज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख पाओगे कि अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तभी भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो जिसने देखी है प्रीवियस वीडियो तो यहाँ पे वो ज़रूर हेल्प करेगी। सो लेट्स सी। तो ये ऐसे रहेगा, ओके। ये चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, ये दिस वन इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है। यहाँ से ये 30 इसका सिलिकन का क्या है, एटॉमिक मास। चलिए तो देखते हैं। तो हम लोग पहले एलिमिनेट करते हैं सारे ऑप्शंस को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोबार क्या होता है। देखो आइसोबार मैंने आपको बताया कि ये एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। बिल्कुल है, सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ तो सही है। हम लोग आगे का देखते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी सबका डिफरेंट है, 14, 15 एंड 16, यहाँ तक भी सही है। लेकिन आगे क्या कहता है, मतलब आइसोबार आगे ये बोलता है कि बट सेम मास नंबर इनका क्या होना चाहिए, जो एटॉमिक मास जो है वो एकदम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या एटॉमिक मास इनका सेम है? नहीं, ये अलग है, डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार तो नहीं होगा। तो आइसोबार क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ व्हाट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, डिफरेंट होगा बट सेम एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब कि जो मास नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सेम नहीं था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी आइसोबार तो नहीं है ये। देन अभी हम लोग देते हैं क्या ये आइसोटोप्स है। तो आइसोटोप का डेफिनेशन क्या कहता है, आइसोटोप का डेफिनेशन ये कहता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो क्या ये एटम है सेम एलिमेंट के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि आइसोटोप भी नहीं है ये। तो आइसोटोप के बारे में और क्या है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। एंड क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लेकिन एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एकदम ऑपोजिट होता है आइसोबार का। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन है। ऑफ कोर्स नॉट, ये इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट। ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के। एंड एटम क्या होता है, देखो एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम इज ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कोई भी जो मैटर होता है ना उसका बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कोई भी मैटर किससे बना हुआ, एक एटम से ही मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमारा सेल का आपको पता होगा, सेल क्या होता है, सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल। सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्या होता है, एटम। तो याद रखिएगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, राइट। वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मान लेते हैं अगर ये 5 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा हमारा 5, राइट। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो हमारा आंसर तो हमें पता लग गया है क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स, बिकॉज ये तीनों तो नहीं है। तो आइसोटोन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। ये होते हैं, देखो इनका क्या होता है, जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। तो सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, राइट, 14, 15 एंड 16। एंड क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट भी ये सारे अलग अलग है। एक सिलिकन है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है। तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स भी डिफरेंट है। एंड डिफरेंट मास नंबर, इनका मास नंबर भी डिफरेंट है, ओके। तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं, लाइक कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइसोटोन है कि नहीं। तो हर एक चीज़ इसका डिफरेंट होना चाहिए, लाइक एलिमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होना चाहिए एंड एटॉमिक मास भी डिफरेंट रहना चाहिए। लेकिन सेम क्या होना चाहिए, इसमें सेम होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी ये आइसोटोन्स होगा।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइक जैसे कि हमारा क्या था, एलिमेंट था, ये था हमारा एटॉमिक मास, राइट, एटॉमिक मास, एंड नीचे था हमारा एटॉमिक नंबर। तो आपको एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग, मैं आपको एक पहले एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। एंड दूसरा हम लोग लेते हैं कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक मास, दैट इज़ 40 एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो हम लोग अगर 39 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 को, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 20, राइट, 20 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग कैल्शियम में, लाइक अगर 40 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20, राइट। तो दोनों में कितना आ गया हमारा न्यूट्रॉन 20। तो ये क्या हो गया, आइसोटोन हो गया, मतलब कि पोटेशियम एंड कैल्शियम किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आइसोटोन का एग्जाम्पल हो गया। एंड देखो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे था हमारा सिलिकन, मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ 30, 14, देन हमारा ये फॉस्फोरस 31, 15, देन हमारा ये सल्फर 32 एंड 16। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एलिमेंट, हर एक चीज़ डिफरेंट है। इसका हम लोग निकालेंगे कैसे, 30 में से आप 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 में से अगर आप 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 16, राइट। 31 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 16 आएगा। एंड 32 में से अगर आप 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 16 ही आएगा। तो ये सबके न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, सेम आ गए, एंड इसका हर एक चीज़ अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये आइसोटोन हो गया। तो आइसोटोन की डेफिनेशन याद रखिएगा कि हर एक चीज़, लाइक एवरीथिंग, सब चीज़ डिफरेंट होता है, सिर्फ इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो मूविंग ऑन, तो यहाँ पे ये वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आइज इज। तो रेटिना पे, जो हमारे आंखों का जो रेटिना होता है ना, उस पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है। एंड अभी हम लोग ये सारे जो आइज़ के हर एक पार्ट जो है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसके बारे में पता रहना चाहिए आपको, बिकॉज इस पर ना क्वेश्चन बन जाते हैं कि कॉर्निया से लाइट एंटर करता है या नहीं करता है, आइरिस का वर्क क्या होता है, प्यूपिल क्या करता है, देन रेटिना क्या करता है, इस पर इमेज कौन सी फॉर्म होती है। वो तो मैंने बता दिया कि इमेज कौन सी फॉर्म होती है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सो एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है। ओके, क्या ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है, जो कि यहाँ से ना, यहीं से हमारा लाइट एंटर करता है। ओके, तो हमारे आंखों में लाइट सबसे पहले कहाँ से एंटर करता है, कॉर्निया से एंटर करता है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉर्निया से क्या करता है, हमारा जो लाइट है वो एंटर करता है यहाँ से। उसके बाद है हमारा आइरिस जो रहता है ये किसके पीछे रहता है, ये रहता है कॉर्निया के पीछे, बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस कहाँ पे रहता है, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉर्निया के पीछे रहता है। एंड ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। क्या होता है, ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपल। आपको यहाँ पे ये प्यूपल दिख रहा है, तो इसी प्यूपल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस का वर्क क्या हो गया कि ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपल का साइज को कंट्रोल करता है। देन अभी हम लोग देखते हैं कि प्यूपल का क्या काम होता है। प्यूपल जो होता है ये रेगुलेट करता है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है किस चीज़ को, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज, लाइक कि कितना अमाउंट जो है लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर रहा है, उसे कौन करता है, उसको कौन रेगुलेट करने का काम करता है, हमारा प्यूपल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि कॉर्निया का क्या काम है, आइरिस, प्यूपल, हम लोगों ने इन तीनों का देख लिया। देन हमारा आता है एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है ये क्या है, ये एक लिक्विड या फिर आप बोल सकते हो फ्लूइड होता है हमारे आंखों के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, एक लिक्विड या फिर फ्लूइड होता है हमारे आंखों के अंदर, जो कि प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे आंखों को, ठीक है, हमारे आइज को क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। देन हमारा क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ये हेल्प करता है टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट पे ना, ये क्या हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, ये हेल्प करता है आइज को ताकि ये फोकस कर सके ऑब्जेक्ट पे, कहाँ पे, हमारे रेटिना पे। तो रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए किसमें कौन सा चीज़ हेल्प करता है, दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। याद रखिएगा, सबके फंक्शंस को याद रखिएगा, बिकॉज हम लोग एग्जाम में जनरली कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसका फंक्शन क्या है। देन हमारा आता है सिलेरी मसल, ये आपको दिख रहा होगा सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल का काम क्या होता है, ये हेल्प करता है लेंस के शेप को चेंज करने में, ठीक है। जो लेंस था ना हमारा, जो लेंस के शेप को चेंज करने में हेल्प करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जनरली क्या करता है, ये कंट्रोल करता है लेंस ऑफ द आइज। ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, तो हमारे आइज के लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सिलेरी मसल। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, हम लोगों ने रेटिना पे देखा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। एंड एक और क्या फंक्शन होता है, देखो जो रेटिना के पास होता है ना, दे हैव
बहुत सारे नंबर ऑफ इनके पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कभी भी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना रेटिना के अंदर, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी इस पर रोशनी पड़ती है। तो अगर इन पे कभी भी रोशनी पड़ेगी तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्या जनरेट करते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं एंड यही सिग्नल जो है, इन सिग्नल्स को ना ब्रेन को भेज दिया जाता है। किसके थ्रू? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्टिक नर्व्स, इन्हीं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है इन सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक भेज दिया जाता है। उसके बाद हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन इन सारी जो भी हम लोगों ने सिग्नल दी ना, उन सिग्नल को इंटरप्रेट करने का काम करता है एंड फाइनली जो हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस पता लग गया कि कैसे इमेज फॉर्म होता है एंड जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, हम लोग कैसे इमेज को देख पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। देन ये हमारा हो गया पूरा आइज़। आपको पता लगे कि कहाँ से जाती है, मतलब हमारे ब्रेन को सिग्नल किसके थ्रू जाता है? दैट इज़ ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाता है। देन हमारा हो गया लास्ट, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, ये हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? देखो ये प्रोटेक्ट करता है, हमारे जो आँख है ना, हमारे आइज़ को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये जो आपको दिख रहा है ये विट्रस ह्यूमर, ये हमारे आँखों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड एक और फंक्शन इसका ये कि ना होल्ड करता है हमारे शेप को, जो हमारे आँखों का जो शेप है ना, दैट इज स्फेरिकल, जो इसका शेप है उस शेप को होल्ड करने का भी काम करता है। कौन? ये जो आपको विट्रस ह्यूमर दिख रहा है पूरे आँखों में, वो। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आइज़ के बारे में, याद रखिएगा सबका फंक्शन। पीपल आइरिस में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं एंड कॉर्निया में भी, कि लाइट एंटर कहाँ से करता है एंड फिर जो अमाउंट ऑफ लाइट जो है हमारे आंखों में एंटर करती है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है। तो दोनों डिफरेंट है, याद रखिएगा। कॉर्निया जो है यहाँ से एंटर करती है हमारी आंखों में लाइट एंड कंट्रोल करने का कौन काम करता है, कि कितना लाइट जो है हमारी आंखों में जाएगा वो कौन करता है? अमाउंट ऑफ लाइट प्यूपल करता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इन द ऑडिबल रेंज? तो हम लोग कौन सी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो हम लोग सुन सकते हैं, तो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सब इजी है, राइट, हम सब ने पढ़ा है। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, राइट, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज लिखा है एंड अगर यहाँ पे 20 हर्ट्ज टू अगर 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा। कंफ्यूज मत होना कि हाँ 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिख दिया, वो भी सही होगा। एंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज भी सही है, बोथ आर करेक्ट। सो हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। साउंड क्या होता है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि साउंड कैसा है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है एंड इट इसको ना प्रोपोगेट होने के लिए इसे मीडियम चाहिए रहता है एंड इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये साउंड जो वैक्यूम में बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकता है एंड इसे एक मीडियम चाहिए रहता है क्या करने के लिए? प्रोपोगेट करने के लिए। एंड इट इज़ व्हाट? साउंड क्या है? ये एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। देन आता है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड। जो इंफ्रासोनिक साउंड हम लोग किसको बोलते हैं? वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस है, किससे? लेस देन 20 हर्ट्ज। सो 20 हर्ट्ज से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। एंड अल्ट्रासोनिक साउंड हम लोग उसको बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी वो साउंड की फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर होती है 20,000 हर्ट्ज से, या फिर आप बोल सकते हो 20 किलो हर्ट्ज से। 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज भी आप बोल सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। सो डिफरेंस याद रखिएगा, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक एंड जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो वो कौन कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? दैट इज राइनासोर, ठीक है। राइनासोर जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करके कम्युनिकेट करता है एंड जो राइनोज है ना, ये 5 हर्ट्ज की साउंड को, 5 हर्ट्ज, कैन यू इमेजिन, 5 हर्ट्ज की साउंड को प्रोड्यूस करके ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कितना कम फ्रिक्वेंसी है। एंड उसके बाद है हमारा वेल्स एंड एलिफेंट, ये लोग भी क्या करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड को ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो कौन कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, बैट, चमगादड़, उसके बाद रैट। तो ये सारे लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके थ्रू वो लोग जो अपने जो प्रे होता है, उनका फूड जो होता है उसको सर्च भी करते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी कि बैट जो वो कैसे करता है अपने फूड को सर्च, अपने प्रे को कैसे पकड़ता है एंड अपने और कम्युनिकेट भी करते हैं ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। ओके, सो डिफरेंस याद रखिएगा। बैट पे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैट जो ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो याद रखिएगा कि जो बैट है ये क्या करता है? ये अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है एंड उसी के थ्रू जो अपने प्रे को ये पकड़ता भी है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, ये मान लो कि ये है हमारा बैट। ओके, ये क्या हो गया? बैट एंड यहाँ पे इसका प्रे।
तो ये क्या करता है, देखो जो हमारा बैट है ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ये क्या करती है, ये अगर यहाँ पे मान लो कोई भी प्रे है या फिर कोई भी मान लो ऑब्स्टिकल आ गया तो इससे ये टकरा करके वापस इनके पास ही आ जाती है। तो जिससे इन्हें पता लग जाता है कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्स्टिकल होता है या फिर कोई भी अगर इनका प्रे हो गया तो उनसे वहाँ से उन लोगों को पता लग पाता है कि इनका फूड कहाँ पे है या फिर यहाँ से इनको मूव करना चाहिए नहीं, इनसे इससे टकरा के इनके पास चला जाता है। तो इसके थ्रू जो है ये लोग जो है अपने लाइक फूड को जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पे है इनका फूड। सो एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे होते हैं बच्चे अंडर 5 ईयर्स, मतलब जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन वो एंड जो एनिमल्स होते हैं, एंड एनिमल्स हम भी कौन, अगर डॉग की बात करें, डॉग और जो बच्चे होते हैं अंडर 5 ईयर्स वो लोग 20 किलोहर्ट्ज़ तक की आवाज़ को सुन सकते हैं। हमारा नॉर्मल फ्रिक्वेंसी क्या था जिसपे हम लोग सुन सकते थे, दैट इज़ 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़, राइट। लेकिन जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सुन सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 25 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर इज अ क्वांटम दैट हैज मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव। तो स्केलर क्या है, ये एक क्वांटम है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके पास क्या नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्शन। इनके पास क्या होता है, जो स्केलर क्वांटिटी है क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, दैट इज क्या क्या, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर एंड एनर्जी। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे स्केलर क्वांटिटी का। एग्जाम्पल याद रखिएगा बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी आ जाता है कि आप बताओ कि मास क्या है या फिर स्पीड बताओ कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी में आते हैं एंड कौन से वेक्टर में आते हैं। तो अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन स्केलर के पास हम लोग ने देखा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे वेक्टर क्वांटिटी के। सो याद रखिएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेटल वायर में वो किसके फ्लो की वजह से होता है, क्या ये प्रोटॉन के फ्लो की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इन अ मेटल वायर, किसी भी मेटल वायर में, वो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आ गया, ये तीनों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एंड देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इनका जो मास होता है, मास ऑफ किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम लोग ना इसे नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ओके, मतलब एकदम ना के बराबर मानते हैं। एंड इसका चार्ज होता है, चार्ज इज -1, इसका चार्ज कितना होता है, -1। एंड ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। एंड ये कहाँ पे मिलता है, ये तो हम सबको पता है, न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ पे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर मिलता है हमें इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखो, एंड यहाँ पे कुछ डिस्कवरर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभी सिर्फ इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की किसने की थी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसपे हम लोग को अपने मार्क्स लूज नहीं करने चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था किसने, जे थॉमसन ने। देन प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन को किया था चैडविक ने, एंड न्यूक्लियस को किया था रदरफोर्ड ने। एंड उसके बाद जो एटॉमिक थियरी है ये दिया गया था किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, when water is heated from 0 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस the volume of water, ठीक है। देखो जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, अगर हम लोग वाटर को हीट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके वाटर में क्या होता है, लाइक वो इंक्रीज होता है स्लोली या फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, या फिर विल इंक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज फर्स्ट, पहले इंक्रीज होता है एंड फिर डिक्रीज होता है, या फिर वो पहले डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होता है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। देखो मैं यहाँ पे पहले बना देती हूँ, दैट इज ये यहाँ है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया हमारा ये 4 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 10 या फिर आप 100 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 10 ही लेके चलते हैं, मान लो ये 10 है एंड 1 सेक,
देखो ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, देन यहाँ पे हमारा 4 डिग्री सेल्सियस एंड यहाँ पे हो गया 10 एंड इसके आगे मान लो 100, आगे 100 होते गया, ठीक है। देखो तो जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जब कोई भी चीज़ तो जब ये 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। तो जब हम लोग 0 डिग्री से 4 डिग्री तक मूव कर रहे हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो रहा है, हमारा जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। तो जब हम लोग 4 डिग्री पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कौन से डिग्री सेल्सियस पे होती है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, बिकॉज ये जब हम लोग 0 से 4 तक पहुँच रहे हैं तो क्या होगा, 4 पे जो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो सबसे मिनिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद जब हम लोग 4 से 10 या फिर आप मान लो 100 तक जा रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके बाद जो है इसका जो डेंसिटी होती है वो क्या होने लगती है, वो डिक्रीज होने लगती है एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जब हम लोग 4 से 10 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम कम होगी एंड अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, राइट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि हम लोग 0 से अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं तो पहले डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, लेकिन एंड 4 डिग्री पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है डेंसिटी। उसके बाद जब हम लोग 4 से 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, ये डिक्रीज हो जाती है एंड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो पहले क्या हो रहा है, पहले हमारा जो था वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसके बाद जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, राइट। पहले डिक्रीज हुआ, उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही था कि अगर हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में अगर वाटर को हीट करें तो क्या होगा उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा एंड देन जो है इंक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। हम लोग डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम की नहीं, एंड वॉल्यूम क्या होती है, वो मिनिमम होती है। तो याद रखिएगा कि जो अगर हम लोग 0 से 100 करते हैं तो पहले डिक्रीज होती है एंड देन इंक्रीज होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ डायोड इज अ डिवाइस दैट अलाउ अ करंट। डायोड एक डिवाइस है एक तरह का, ये क्या करता है करंट को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज टू फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है। तो डायोड क्या करता है कि एक डिवाइस है जो कि करंट को अलाउ करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट। देखो एक जो है एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसके आगे, कॉन्वेक्स मिरर के आगे। कॉन्वेक्स मिरर के आगे क्या रखा है, एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपको बताना है कि वो मतलब इनमें से कैसा इमेज बनेगा उस पर, ठीक है। विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट, तो वो कैसा इमेज बनाएगा, तो आपको बताना है वो कैसा बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, याद रखिएगा। कॉन्वेक्स को बोलते हैं डाइवर्जिंग एंड कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। ओके, कॉनकेव, सी से सी याद रखिएगा, सी फॉर कॉनकेव, सी फॉर कन्वर्जिंग। मिरर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लेंस की नहीं। ओके, तो अगर कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, एंड कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन लेंस में एकदम ऑपोजिट हो जाता है। लेंस में हम लोग जो कॉनकेव मिरर कॉनकेव लेंस हम लोग किसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग को, एंड कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, जो कन्वर्जिंग होता है। मैं आपके लिए यहाँ पे समअप कर देती हूँ, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दैट इज कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग हो गया एंड ये है डाइवर्जिंग। यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिरर, ये हो जाएगा लेंस। तो हम लोग देखते हैं मिरर के केस में सबसे पहले, तो देखो ये हमारा कन्वर्जिंग, ये है डाइवर्जिंग। मिरर के केस में कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव, राइट। कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। सिमिलरली हमारे लेंस के में ना, अगर आप एक याद रख लोगे तो आपको सारा याद हो ही जाएगा। इसका ऑपोजिट होता है। लेंस के केस में क्या हो जाता है, हमारा कन्वर्जिंग क्या होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग हो जाता है एंड डाइवर्जिंग कौन सा हो जाता है, कॉनकेव। तो ये याद रखिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे कभी कभी ना आपको कॉन्वेक्स ना दे करके क्या दे सकता है, डाइवर्जिंग भी दे सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया। सो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई नो आपको आंसर दिख जाएगा बट स्टिल उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे एंड विल सॉल्व दिस। ओके, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो कभी भी जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये हमेशा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। देखो यहाँ पे भी लिखा वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड बहुत ज़्यादा छोटी होती है। लेकिन जो हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो वो क्या, वो हाँ उस केस में बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश बनती है, बहुत ज़्यादा छोटी बनती है।
मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे रखी हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है तो उसमें जो मतलब इमेज जो वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। एंड कहाँ पे, एट फोकस। अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, पर बिहाइंड द मिरर। याद रखिएगा, बिकॉज कभी कभी पोजीशन भी पूछ लेता है कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पे बनेगा। इस पे तो लाइक सीडीएस में तो ना पिछले लाइक 2-3 बार से बहुत बार क्वेश्चन बन गया है इस क्वेश्चन पे, लाइक ये मिरर और फिर लेंस वाले पे। तो याद रखिएगा, हम लोग लेंस के बारे में एंड कॉन्केव मिरर के बारे में अपनी आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो अगर इन्फिनिटी पे रहती है तो कहाँ पे बनती है, फोकस पे, राइट। एंड कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर एंड एट फोकस। और कैसा इमेज बनता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और कैसा रहता है, एकदम पॉइंट साइज, लाइक बहुत छोटा रहता है, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनता है। तो ये हो गया अगर हम लोगों ने इन्फिनिटी पे रखी है तो। एंड अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड फिर पोल्स के बीच में रख रहे हैं, अगर हम लोग इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रख रहे हैं, मान लो यहाँ पे रख रहे हैं, तो मिरर कहाँ पे बनती है, इसमें भी बिहाइंड द मिरर ही बनेगा, लेकिन बिटवीन फोकस, देखो कहाँ पे बनेगा, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगा। अगर हम लोग इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा, देखो यहाँ पे। एंड इट विल बी क्या होगा, ये जो है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और इसका साइज होगा स्मॉल, डिमिनिश बनता है, छोटा सा बनता है। तो आप याद रखिएगा जो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या था कि अगर एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के, तो कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में, आगे में, तो वो कैसा इमेज बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये रियल दिखा रहा है यहाँ पे, तो रियल तो नहीं बनता, वर्चुअल बनता है। एंड स्ट्रेट का मतलब होगा इरेक्ट, स्ट्रेट मतलब इरेक्ट ही होता है। एंड क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें हाईली डिमिनिश होता है, लाइक छोटे बनते हैं, तो लार्ज वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो लाइक, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर लिबरेट व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न आर कॉल्ड। देखो, जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इसमें से ऑक्साइड्स निकलते हैं, किसके किसके, कार्बन के, नाइट्रोजन के एंड सल्फर के। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो किस किस के निकले, कार्बन के ऑक्साइड निकले, देन उसके बाद नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकला एंड सल्फर का ऑक्साइड निकला। तो ये क्या है, देखो कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे हैं नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, है ना, एसिडिक होते हैं। तो इसके ऑक्साइड्स भी एसिडिक होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, एसिडिक ऑक्साइड। ये सारे कौन से ऑक्साइड ये रिलीज करता है या फिर लिबरेट करता है, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। ओके, याद रखिएगा। सो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन रेंसिडिटी, देखो जब भी रेंसिडिटी होता है तो उसमें क्या होता है, लाइक इससे फ्रूट पक जाता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, एसिड ड्रेन होता है या फिर ब्लीचिंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, जो फैटी एसिड होता है क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। ऑयल एंड फैट्स जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसी भी फूड में, मान लो कोई भी फूड है लाइक ऐसी खाली छोड़ दिया है एंड उसके अंदर क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो जिसके वजह से क्या होगा, कोई भी फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। एंड रेंसिडिटी में क्या होता है, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल, लाइक गंदी स्मेल आने लगती है एंड बैड टेस्ट, बहुत गंदा टेस्ट भी देता है। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा बिकॉज रेंसिडिटी पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड इसके वजह से क्या होता है, देखो अगर आप कभी भी ना रेंसिड फूड को अगर आप कंज्यूम करोगे, आप ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, स्टमक इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो रेंसिड फूड को हमें लाइक ऑफ कोर्स नहीं लेना चाहिए, एक तो बैड स्मेल भी रहता है, बैड टेस्ट भी रहता है। एंड आप रेंसिडिटी को आप कैसे बचा सकते हो, कैसे अपने जो फूड हो उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हो, इसका प्रिवेंशन क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ करो तो उसके थ्रू, या फिर आप पैकेट देखो जैसे कि हमारा जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर भी तो ऑयल रहता है, राइट, वो भी ऑयल रहता है, सारी चीज़ें तो ऑयल में ही बने रहते हैं। तो उसको जो है उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डालते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर कौन सा गैस जो वो डाला जाता है ताकि जो हम लोग चीज़ों को बचा सके, लाइक चिप्स को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रहता है।
एंड एक और है, आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हो, फ्रिज में रख दो तो चांसेस बहुत कम है। एंड एक और लास्ट क्या है कि एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स डालोगे तो भी जो है चीज़ें बच सकती है रेंसिडिटी से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है। ओके, ट्रू बताना है। तो दे मूव रैंडमली, क्या वो रैंडमली मूव करते हैं? नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो लोग रैंडमली नहीं मूव करते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉलिड कितना रिजिड होता है, तो वो लोग रैंडमली कैसे मूव करेंगे। एंड देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, क्या उनके बीच में लार्ज गैप होता है? आपने देखा है क्या? नहीं, ये लोग कितना क्लोजली बहुत ज़्यादा रिजिड रहता है, इसमें कितना क्लोज, बहुत कम गैप रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया एंड ये भी गलत हो गया, बिकॉज इसके बीच में लार्ज नहीं बल्कि बहुत कम गैप होते हैं। देन ऑप्शन सी क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज नेग्लिजिबल। यस, दिस इज करेक्ट। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड के अंदर वो नेग्लिजिबल होता है, एकदम ना के बराबर होता है। ये डिफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब लाइक मिल नहीं सकते किसी भी चीज़ों में। जैसे कि गैस में क्या होता है, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज देखो आप कोई भी गैस जो होता है वो एक दूसरे में आराम से मिक्स हो जाती है, लेकिन सॉलिड मिक्स हो सकता है क्या? नहीं। तो ये नेग्लिजिबल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। देन हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन। क्या इनके बीच में मिनिमम अट्रैक्शन होता है? नो, दिस इज रॉन्ग। इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। देखा आपने कितना क्लोजली ये लोग रहते हैं, तो मतलब अट्रैक्शन जो इनके बीच में क्या बहुत ज़्यादा है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट इज़ की सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड के पास क्या, हम लोग ना लिक्विड एंड गैस को भी देख लेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आज हम लोग सॉलिड के बारे में देख रहे हैं। देखो, दे हैव डिफिनाइट शेप, इनके पास एक डिफिनाइट एक पर्टिकुलर शेप होता है। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, लाइक इनके पास बाउंड्रीज भी क्या होती है? डिस्टिंक्ट होती है, मतलब जो जिसे आप इजिली देख सकते हो। एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होता है? मिनिमम होता है, बहुत कम एनर्जी होता है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इनके बीच में बहुत ज़्यादा बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी। एंड इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो हाईएस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। देन जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या दिया हुआ था? मिनिमम, तो ये गलत हो जाएगा। देन इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? वो भी बहुत कम होता है। मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? लार्ज लिखा था, लेकिन बहुत कम स्पेस होता है इसके बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ द मोस्ट एटम्स। तो इनमें से जो आपको ये कंपाउंड दिया गया, आपको बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम है। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं, पहले काउंट करेंगे, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। देखो, ये हमारा क्या है? HNO3 यानी कि क्या है? हमारा नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड है। H का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। H का मतलब हाइड्रोजन, N का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन, एंड O का क्या हो गया? ऑक्सीजन। देखो, तो हाइड्रोजन के कितने एटम इसके अंदर? 1 है। नाइट्रोजन का कितना है इसके अंदर? ये भी 1 है। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के 3 हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3, 4 एंड 5, राइट। तो कितने हो गए इसके अंदर? 5 हो गए। तो हमारा पहले में कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है, 5 एटम्स है। सिमिलरली अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें तो बी में कितना हो जाएगा? H2SO4। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। सल्फर के कितना हमारे पास? सल्फर का कितना हमारे पास? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 4। तो 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 7, राइट। तो इसमें क्या हो गया? H2SO4 में हमारा 7 हो गया। याद रखते रहना, इसमें कितना है? 5, इसमें हो गया 7। देन CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा? कार्बन के 1 है एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो यानी कि 3। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें CaOH2, ये क्या हो गया? इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम लोग इसे। एंड इसे कॉमनली हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मतलब क्या बोलते हैं? इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो अभी हम लोग इसके अंदर काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो कैल्शियम का कितना हो गया? कैल्शियम का 1 है। देन यहाँ पे देखो होल 2 है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया? ऑक्सीजन का 2 हो गया एंड हाइड्रोजन का भी 2 हो गया। तो कितना हो गया? 2 + 2 + 1, यहाँ पे भी 5 हो गया। तो हम लोग ने देखा HNO3 में कितने थे? 5, H2SO4 में थे 7, देन CO2 में थे 3 एंड इसके अंदर कितने थे? 5। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किसके अंदर है? ऑप्शन बी। तो H2SO4 जो है ये सही हो जाएगा। तो H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, ऑयल ऑफ
विट्रियोल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये कलरलेस एंड ओडरलेस होते हैं, ठीक है, इनके पास कोई कलर भी नहीं होता है, ना ही कोई स्मेल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंड इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये स्लेग लाइम हम लोग बोलते हैं इसे, एंड इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन बी हो गया इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सैपोनिफिकेशन ऑफ अ फैट और ऑयल इज डन यूजिंग, देखो डन यूजिंग डैश सॉल्यूशन फॉर हार्ड सोप। तो अगर आपको हार्ड सोप बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन करते हैं फैट एंड ऑयल का। तो किस चीज़ के सॉल्यूशन का यूज़ करके करते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज NaOH। NaOH का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग नॉर्मली कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। देखो, तो अगर आपको ना फैटी एसिड यानी कि ऑयल या फिर फैट हो गया, इसमें अगर आप NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करो तो ये बन जाएगा हार्ड सोप। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट सोप बनाना है तो उसके लिए आपको फैटी एसिड के अंदर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड करोगे तो सॉफ्ट सोप बनेगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक पोटैश भी बोलते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा कि क्या क्या बोलते हैं इन्हें, एंड किसके अंदर क्या मिक्स करने से क्या बनता है। ओके, हार्ड सोप किसके वजह से बनता है, सॉफ्ट किसके वजह से बनता है, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। तो LPG के अंदर जो मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा, लाइक यहाँ तो विजिबल ही है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है LPG के अंदर, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ब्यूटेन। वो भी कितना रहता है, 50% रहता है। उसके बाद कौन सा आता है, प्रोपेन। प्रोपेन कितना रहता है, 48%। एंड जो बाकी के गैसेज होते हैं वो आते हैं, जो हमारा 2% है उसके अंदर बाकी के गैसेज आ जाते हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज C4H10, एंड प्रोपेन का भी याद रखिएगा C3H8। एंड इसके अलावा एक और रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, प्रोपलीन। वन सेक, इसके अंदर एक और रहता है, दैट इज प्रोपलीन, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H6। ओके, तो इन दोनों के अलावा क्या रहता है, एक और इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है प्रोपलीन, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6, ये हो गया। तो देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन डी, राइट, 50% रहता है ब्यूटेन। लेकिन लाइक देखो, जब गैस जो है लीक होता है, हमारे घर में भी अगर कभी गैस लीक होता है तो हमें पता लग पाता है, राइट। लेकिन ये जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है ना, ये लोग ऑर्डरलेस होता है, इनके पास कोई खुद का स्मेल होता ही नहीं है। तो हम लोग को कैसे पता लग पाता है कि गैस लीक हो रही है, तो हम लोग इसके अंदर जो है, गैस के अंदर लाइक सिलेंडर्स के अंदर ना एक गैस डाला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं इथाइल मरसेप्टेन। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है, इथाइल, सॉरी मैंने शायद मरसेप्टेन बोले, दैट इज मरकैप्टेन। तो इथाइल मरकैप्टेन बोलते हैं हम लोग इसे, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल मरकैप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C2H6S, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड क्या डालते हैं हम लोग, इथाइल मरकैप्टेन डालते हैं अगर हम लोग को डिटेक्ट करना है कि गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि लाइक कि अगर मतलब हम लोग सिलेंडर के अंदर क्या कौन सी गैस ऐड करते हैं LPG के अंदर, ताकि जो हम लोग लीकेज को डिटेक्ट कर सके, तो उसके अंदर डाला जाता है इथाइल इसके अंदर क्या डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टेन डाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है वो याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, अगर आपने नहीं देखी है देन उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है उससे क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बाइल सिक्रीशन अकर्स इन, तो जो बाइल सिक्रीशन है यानी कि बाइल जो वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, तो इसका आंसर तो ईजी है, दैट इज इन लिवर में सिक्रेट होता है, ठीक है। एंड ये स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल जो लाइक जो बाइल जूस है वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, एंड सिक्रीट कहाँ होता है, लिवर के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एंड मैं आपको ये सारे ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ। लिवर के बारे में तो हम लोग ने देख लिया, एंड पेनक्रियाज, देखो पेनक्रियाज जो है क्या करता है, पेनक्रियाज में बाइल जूस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो बाइल जूस क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, उसे स्मॉल में लाइक उसे तोड़ने का काम करता है, उसे ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। जो बाइल जूस है वो बाइल जूस, इसका वर्क जो है ये पेनक्रियाज यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी रहता है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या काम करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, ये फैट होते हैं, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इन्हीं जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, इन्हें स्मॉल यानी कि इन्हें स्मॉल में ब्रेक करने का काम करता है ये बाइल जूस, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
एंड उसके बाद अगर हम लोग पेनक्रियाज के बारे में देखें तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज जो होता है ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। एंड इसी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या रहते हैं, 2 एंजाइम होते हैं। इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से 2 एंजाइम होते हैं इसके अंदर, एक होता है ट्रिप्सिन एंड दूसरा हो जाता है लाइपेज। ठीक है, तो जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में प्रोटीन को। प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा हेल्प करता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करते हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड जो लाइपेज जो था ये क्या करता है, ये फैट को फैट को जो है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो इनका फंक्शन जो है वो याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस पर। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना, इसके अंदर एक इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके पास बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इसका इनर लाइनिंग है इसके पास बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, याद रखिएगा। एंड ये विली क्या करता है, विली जो है ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइक फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, विली का फंक्शन ये होता है, ओके, ताकि जो फूड जो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एंड उसके बाद जो रेस्ट फूड होता है ना, लाइक जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं, वो चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। एंड यहाँ पे जो विली होता है वो क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे अगर जो भी लाइक और एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद जो बाकी के जो मटेरियल बच गया, लाइक जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो वो मटेरियल जो रेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो हमारे बॉडी में किसके थ्रू, एनएस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अनअब्जॉर्ब्ड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को नहीं ज़रूरत रहते हैं, वो सारे फूड, वो मटेरियल्स किसके थ्रू, एनएस के थ्रू जो वो बाहर आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लिवर। सो हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। क्वेश्चन है, विच प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। तो इनमें से कौन सा प्लांट है जिसके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। तो आपके ऑप्शंस है राइस एंड वीट, या फिर ग्राम या फिर अदर पल्सेस, जूट एंड राइस, या ऑप्शन डी है आपका मेज या फिर शुगर केन। तो इनमें से बताइएगा कि कौन सा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है किस प्लांट के पास। तो इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक शेयर, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड PDF आपको इस वीडियो की मिल जाएगी हमारे जो चैनल है, लाइक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका PDF। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। एंड यस कीप रिवाइजिंग, बिकॉज रिवाइज करते रहने से ही हमारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग ना एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सो टेक केयर, जय हिंद।